नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। सरकारी लग्जरी गाड़ी नहीं बल्कि ऊंट पर सवार होकर निकले कलेक्टर ताराचंद मीणा। राहुल की यात्रा को लेकर राजस्थान में शुरू हुआ गुर्जर वर्सेस गुर्जर, बड़ी सरकार की टेंशन। सचिन पायलट ने केसी वेणुगोपाल से की मीटिंग, राजस्थान की राजनीतिक हालत पर हुई चर्चा। बदमाशों के हौसले बुलंद, पुलिस टीम पर किया गया हमला, एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से हुआ घायल। बच्चे का शत-विशत शव रेल पटरी के पास बरामद, शरीर का ऊपरी हिस्सा मिला गायब। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि देश भर के सभी जिला कलेक्टर अपनी सरकारी लग्जरी कार से शहर में निकलते हैं, लेकिन राजस्थान के उदयपुर में जिला कलेक्टर ने कुछ अलग ही किया। बता दें कि बीते सोमवार जिला कलेक्ट्रेट ताराचंद मीणा ऊंट पर बैठकर शहर के दौरे पर निकले और इस दौरान वो अकेले ही नहीं थे बल्कि उनके साथ कई लोग मौजूद थे उनके साथ। आपको बता दें मौका था कि जनजातीय गौरव दिवस था, जब कलेक्टर ऊंट पर सवार होकर शहर में निकले हुए थे। देश में आदिवासी समाज की समृद्धि, संस्कृति, विरासत, धरोहर और बिरसा मुंडा के द्वारा दिए गए राष्ट्रीय निर्माण में योगदान को याद करने के लिए पिछले साल से जनजाति गौरव दिवस शुरू हुआ। जनजाति गौरव दिवस का आगाज सोमवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, टीआरआई और लोक कला मंडल के साझे में उदयपुर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण का केंद्र जिला कलेक्टर ताराचंद रहे। बता दें जिन्होंने ऊंट पर सवार होकर शोभा यात्रा की अगवानी की और कलेक्टर के इस अनोखे अंदाज को देखते हुए शहरवासियों ने उनके सहज व्यक्तिगत की सराहना की और इस झलक को अपने मोबाइल में कैद करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि कलेक्टर ने कलाकारों का साथ देते हुए उन्हें शोभा यात्रा में प्रोत्साहित किया। टीआरआई से लोक कला मंडल तक निकाली गई इस शोभा यात्रा में लोक कलाकारों ने गाजीबाजी के साथ भाग लिया और शहर में लोक कला और संस्कृति का परिचय देती जनजातीय कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुतियां भी देखी। और बता दें कि राष्ट्रीय के स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न जनजातियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन के समय गाए जाने वाले गीतों और भजनों के संरक्षण के उद्देश्य से 15 नवंबर को शाम 6 बजे से भारतीय लोक कला मंडल में जनजातीय लोकगीत और भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जनजातियों के लगभग 250 कलाकार भाग लेंगे। और बता दें कि जनजाति महोत्सव मनाने के पीछे का कारण भी यही है कि इनको याद किया जाए। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम होंगे जिसमें स्कूलों में निबंध लेखन सहित अन्य प्रतियोगिताएं होंगी। ये महोत्सव 22 नवंबर तक चलने वाला है। फिलहाल राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बवाल सा दिख रहा है। बता दें कि प्रदेश के 5 जिलों से होकर यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। राहुल की यात्रा का सबसे बड़ा भाग राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र रहेगा। यात्रा झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी और उसके बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर होते हुए दौसा पहुंचेगी। दौसा के बाद की यात्रा अलवर होते हुए हरियाणा राज्य में प्रवेश करेगी। बड़ी बात यह है कि गुर्जर समाज और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। और तो वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय सिंह बैंसला ने यात्रा के विरोध का ऐलान किया है। इन दोनों घटनाओं को लेकर यह बात साफ हो गई है कि गुर्जर बनाम गुर्जर की राजनीति शुरू हो चुकी है। ये 5 जिले गुर्जर बाहुल्य हैं। विजय सिंह बैंसला के विरोध को संभालने के लिए आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के समर्थक और विधायकों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। विपक्ष पर भी सभी नजरें हैं और राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जहां हलचल है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता के साथ सचिन पायलट ने बैठक की। यहां राजस्थान में होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा भी की गई है। फिलहाल के लिए कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव के सी वेणुगोपाल के साथ अपने गृह राज्य में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। सूत्रों ने यह जानकारी दी है और यह औपचारिक चर्चा यह भारत जोड़ो यात्रा पर एक रणनीति बैठक से इत्र हुई है। बता दें यहां पायलट और वेणुगोपाल मौजूद थे। चर्चा ऐसे समय में हुई है जब राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में संभावित बदलाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।
पिछले महीने राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर तब चर्चाएं शुरू हुई थी। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद पर की दौड़ में मौजूद थे। बता दें कि वो पीछे हट गए और राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल द्वारा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को गहलोत के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए अधिकृत करने के संबंध में 2 लाइन का प्रस्ताव पारित करने में विफल रहने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी और गहलोत उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे माने जा रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके पायलट को गहलोत के उत्तराधिकारी के लिए सबसे आगे माना जाता है और पार्टी सत्ता विरोधी लहर को हराने के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बदलने का फैसला कर सकती है। मगर सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कई विधायक कोई बदलाव नहीं चाहते, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का एक वर्ग परिवर्तन की मांग कर रहा है। लगातार वो पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट की तरफदारी भी कर रहे हैं। बता दें कि पायलट भी बदलाव पर जोर दे रहे हैं। वो पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित पार्टी नेतृत्व से मुलाकात लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो राजस्थान के भरतपुर जिले के मेवात इलाके में बदमाश ठगी के एक नए तरीके इजाद कर रहे हैं और देश के लगभग 14 राज्यों की पुलिस आए दिन इस इलाके में दबिश देती रहती नजर आ रही है। बता दें कि बीते रविवार को मेवात इलाके में राजस्थान के कोटा जिले की पुलिस सेक्सटॉर्शन ठग को पकड़ने पहुंची थी और बता दें आरोपी को पकड़ने भी लिया था। और हालांकि पुलिस जैसे ही आरोपी को लेकर जाने लगी, अचानक गांव वालों ने उन पर हमला बोल दिया और आरोपी को पुलिस के कब्जे से उड़ा ले गए। ग्रामीणों के हमले में कोटा पुलिस का एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान घायल पुलिसकर्मी की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कोटा जिले के इटावा सर्कल के बूढ़ी ढीट इलाके में एक युवक के साथ अश्लील वीडियो बनाकर 10 लाख रुपए ठगी की मामला ये सामने आया। बता दें जिसमें युवक ने इटावा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। ठगी की शिकायत पर रविवार को इटावा थाने के करीब 7 पुलिसकर्मी भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र में गड़ी थीलावाट गांव में मकबूल नाम के आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंचे हुए थे। बता दें कि कोटा पुलिस के साथ एक कामा थाना का पुलिसकर्मी भी मौजूद था। पुलिस ने मकबूल को उसके लोकेशन के आधार पर पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही पुलिस आरोपी को लेकर जाने लगी तो ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और जिसमें कोटा पुलिस का एक पुलिसकर्मी मंशीराम घायल हो गया बुरी तरह से। इसके अलावा अन्य कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं और मंशीराम को तुरंत अकामा अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उसे वहां से रेफर कर दिया गया। लेकिन कोटा पुलिस के पुलिसकर्मी मंशीराम के आंख पर चोट आई थी और कामा एसएसपी हिम्मत सिंह ने बताया कि कल कोटा पुलिस ठगी के आरोपी को पकड़ने के लिए आई थी। उन्होंने कहा था कि कामा की लोकल पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, इसलिए आपका एक पुलिसकर्मी दे दो और हमारे पास जब्ता पर्याप्त, तो इसलिए उनके साथ सुखदेव एएसआई को भेजा गया था। लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया और आरोपी को छुड़ा कर ले गए। वो बता दें कि सूचना पर कामा थाना की पुलिस के साथ अन्य थानों से पुलिस का जाब्ता मंगवाकर आरोपी की तलाश की जा रही है फिलहाल। और जिन ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया था उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। तो जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। ओ जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं की खबर का। आपको बता दें कि जोधपुर के कुड़ी क्षेत्र में आज एक बच्चे का शत शव मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि शव का ऊपरी हिस्सा गायब था मगर नीचे का हिस्सा मौजूद मिला और विवेक विहार इलाके में सेक्टर के की और रेल पटरियों से कुछ दूरी पर आज सुबह बालक का नग्न हालत में शव बरामद हुआ। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले में ट्रेन हादसा मान रही है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि बच्चा ट्रेन से गिरकर कट गया होगा। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। शव को जानवरों के नोचने जाने की पुलिस इनकार कर रही है। ट्रेन से काटने के अनुसार भी प्रतीत हो रहे हैं। बता दें कि पुलिस आसपास के एरिया में शरीर के ऊपरी हिस्से को ढूंढते हुए प्रयास कर रही है लगातार। बता दें कि दोपहर तक ऊपरी हिस्सा नहीं मिला तो पुलिस के आला अधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी गौरव यादव ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि विवेक विहार में सेक्टर के स्थित रेलवे ट्रैक से कुछ दूरी पर एक बच्चे का शव पड़ा हुआ मिला। बताया गया कि शरीर का निचला हिस्सा मौजूद है और ऊपरी हिस्सा गायब है। सूचना पाकर विवेक विहार थाना अधिकारी दिलीप यादव मौके पर पहुंच गए और मामला संदिग्ध लगने पर उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। बता दें कि एसपी बोरानाड़ा जयप्रकाश अटल भी मौके पर पहुंच गए और बता दें कि डीसीपी वेस्ट यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि बच्चा ट्रेन से कटा है और दो हिस्सों में बट गया। नीचे का हिस्सा नहीं मिला मगर ऊपरी हिस्से की खोज लगातार की जा रही है। बता दें कि एफएसएल टीम को बुलाया गया है और डीसीपी यादव ने जानवरों के खाने की वाली बात जो है उससे इनकार कर दिया है। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि जानवरों ने शव को नोचा है। बच्चे की उम्र जो है वो तकरीबन 8 से 10 साल हो सकती है। इस तरीके के अंदाजन लगाया जा रहा है। बता दें कि नग्न हालात में बच्चे का शव मिलने से पुलिस भी पेशोपेश में है। बता दें कि फिलहाल जांच चल रही है और शव के शिनाख्त के बाद ही आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल लगातार पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर 2500 की आबादी वाला ओड़ा गांव अचानक चर्चा में आ गया। गांव शनिवार तक बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन रविवार से सब कुछ बदल गया। देश की सबसे बड़ी एजेंसियां एएनआई और एनजीसी गांव में लगातार जांच कर रही है। राजस्थान की एटीएस भी पहुंच गई है और रेलवे ट्रैक को माइनिंग में काम आने वाले विस्फोटक से ब्लास्ट कर दिया गया। 13 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। बता दें कि गनीमत रही कि पटरी से कोई ट्रेन नहीं गुजरी, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें खास बातचीत में घटना से जुड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि सबसे शांत रहने वाले उदयपुर में 5 महीने के दौरान दूसरी सबसे बड़ी घटना ये सामने आई है। 28 जून को आतंकी घटना में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी और अब उदयपुर अहमदाबाद ब्रैंड गेज ट्रैक पर हुई घटना को भी आतंकी एंगल से जांच किया जा रहा है। पुलिस ने मामले आतंकी धाराओं में दर्ज कर लिया है और उदयपुर से पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह मीणा भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उदयपुर में दूसरी बार घटना होने आश्चर्यजनक है और केंद्र की टीम तो आ गई है और मामला की गहराई तक जांच लगातार जरूरी है। और बता दें कि राज्य सरकार की एजेंसियां भी काम कर रही हैं लगातार। रात 8 बजे आमतौर पर ओंडा गांव में लोगों की घरों से बाहर चहल पहल रहती थी। करीब 2500 की आबादी वाले गांव में रात 8 बजे अचानक सभी लोगों को बम फटने जैसी आवाज आई और ग्रामीण रात को बम फटने जैसी तेज आवाज आने पर चिकित्सक हो गए। और बता दें कि घर धूजने लगे और कुछ घरों के बर्तन भी नीचे गिर गए। एकाएक आवाज से चकित हुए लोगों को ब्लास्ट होने का अंदाजा नहीं लगा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास ये अहमदाबाद हाईवे निकल रहा है और बता दें कि केवड़े की नाल से आने वाले कई ट्रकों के गांव तक आते ही टायर तेज आवाज में ब्लास्ट हो जाते हैं और साथ ही खाई में भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाते हैं। तो ये यकीनन ये आवाज से जितने भी तमाम गांव के जो लोग थे वो अचानक चौंक गए और फिलहाल जो पुलिस है और बाकी के तमाम अधिकारी हैं इसकी जांच में जुट गए हैं फिलहाल के लिए। भरतपुर में सुप्रीम कोर्ट ने केवलादेव नेशनल पार्क की बाउंड्री से 1 किलोमीटर दूर तक सभी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। किसी प्रकार का निर्माण होने पर गैर कानूनी माना जाएगा और विश्व धरोहर केवलादेव नेशनल पार्क में देशी और विदेशी लगभग 300 प्रजातियों के पक्षियों को शेरगुल से दूर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर नेशनल हाईवे, आधा दर्जन कॉलोनी और कई गांवों पर पड़ेगा। बता दें कि नेशनल पार्क के आसपास कई गांव, शहर की आधा दर्जन कॉलोनियों में और नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। राजस्थान सरकार का प्रशासन शहरों संघ अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जद में आ गया है और अब गांव और नेशनल पार्क के 1 किलोमीटर तक बसी कॉलोनियों में प्रशासन पट्टा भी नहीं दे सक पाएगा। बता दें जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जून महीने के आदेश जारी किए हैं और इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सिर्फ व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई थी, लेकिन अब
सभी प्रकार के निर्माण पर ब्रेक लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश टीएन गोंदा वर्मन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य की ओर से दायर की गई रिट पिटीशन पर आया है और आदेश मिलने के बाद नेशनल पार्क प्रशासन ने भी सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। अब किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नेशनल पार्क प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। आदेश के बाद अब भरतपुर शहर की लगभग आधा दर्जन कॉलोनियों में निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। साथ ही नगर निगम का प्रस्तावित नया कार्यालय भी नहीं बन पाएगा और नया कार्यालय नेशनल पार्क के गेट के सामने वाली रोड पर 1 किलोमीटर की परिधि में बनना था। देश भर में बाल दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बच्चों के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और जनप्रतिनिधि भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। बता दें जवाहरलाल नेहरू का कोटा से गहरा रिश्ता रहा और चाचा नेहरू का कोटा से विकास में बड़ा योगदान रहा। चंबल के इस पार से उस पार तक 4 बांधों में एक कोटा बैराज की नींव उन्होंने ही रखी थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में कोटा की जनता को बैराज सौंपा था। बता दें इसके अलावा पार्क और शिक्षा का भी मंदिर भी चाचा नेहरू की याद दिलाती है। कोटा बैराज का लोकार्पण 20 नवंबर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और बता दें 20 नवंबर को कोटा बैराज 62 साल का होने जा रहा है। 6 दशकों से कोटा के विकास की गाथा लिखी रही है और लाखों शहरवासियों की प्यास चंबल पर बने कोटा बैराज से बुझ रही है। साथ ही मध्य प्रदेश की जमीन को सिंचित कर सरसब्ज कर रहा है और अधिशासी अभियंता भारत रत्न गौड़ ने बताया है कि कोटा बैराज बांध का निर्माण कार्य 1953 में शुरू हुआ था। 20 नवंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकार्पण के बाद जनता को सौंप दिया था इसे। कोटा बैराज के 19 गेट और भराव क्षमता 112.6 मिलियन क्यूबिक मीटर है और कोटा बूंदी शहर और औद्योगिक शहर में अब बैराज में पानी की आपूर्ति की जाती है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। आपको स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत शुरू हो गई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने भारत जोड़ो यात्रा के विरोध का ऐलान किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को हाड़ौती के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करेगी। करनाल के रोड़ी सिंह बैंसला के बेटे और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने गहलोत सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि गुर्जर आरक्षण समझौता के पूरे नहीं होने पर भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में भी सभी जगह विरोध किया जाएगा। विजय सिंह बैंसला झुंझुनू जाते समय रविवार को सीकर के रिंगस स्थित भैरू मंदिर पर दर्शन के लिए रुके हुए थे। उन्होंने खुलेआम चेतावनी देते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार करनाल के रोड़ी सिंह बैंसला के साथ हुए गुर्जर आरक्षण को समझाते हुए लागू नहीं करते हैं और तो कांग्रेस राजस्थान में अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर दिखाए। बताया गया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरतोड़ी के रास्ते राजस्थान में प्रवेश कर ज्यादातर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में गुजरेगी। विजय बैंसला ने कहा है कि हमारी एक ही मांग है कि आरक्षण का समझौता कांग्रेस सरकार ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ किया था। आरक्षण समझौते के पूरे नहीं होने पर हम भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे। गुर्जर समाज प्रदेश की लगभग 75 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। विजय बैंसला ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम पटरियों पर बैठकर ही नए अन्य तरीकों से भी सरकार का विरोध करना जानते हैं। विजय सिंह बैंसला ने कहा कि गहलोत सरकार ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ किया गया गुर्जर आरक्षण समझौता लागू नहीं किया। हम कब तक इंतजार करेंगे? हम सरकार की आरती उतारेंगे क्या?
उन्होंने कहा कि हम पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे और मान मुहार करते करते थक गए हैं। और बता दें, अब हमारी एक ही मांग है, तो आरक्षण या तो फिर भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान से बाहर से ही निकाला जाए। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के गुजरने पर गुर्जर समाज विरोध करेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस और प्रदेश सरकार भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेल विभाग ने किए नियमों में बदलाव किए हैं। बता दें कि अब रेल यात्री यूटीएस ऐप के जरिए स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर से अनिरीक्षित टिकटों पर बुक करवा सकेंगे। बता दें कि वहीं मौजूदा समय में ये दायरा सिर्फ 5 किलोमीटर का है और मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया है कि अनिरीक्षित टिकट प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों से छुटकारा दिलाने के लिए उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। रेलवे ने यूटीएस मोबाइल ऐप से गैर उपनगरीय खंड के लिए रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे से टिकट बुक कराने की सुविधा प्रारंभ की थी। मंडल रेल प्रबंधक ने आगे बताया, धीरे धीरे इसका प्रयोग बढ़ने से इसमें रेलवे की सुविधा का विस्तार किया गया और नई व्यवस्था के अंतर्गत यात्री अब निर्धारित 5 किलोमीटर की जगह 20 किलोमीटर दूरी से 20 की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और बता दें, इसके साथ ही उपनगरीय खंड के लिए टिकट बुक करने के लिए समान दूरी प्रतिबंध को मौजूदा 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 5 किलोमीटर किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है और अतिशीघ्र यूटीएस मोबाइल ऐप को अपडेट कर इस सुविधा का यात्रियों को लाभ दिया जाएगा। सबसे पहले प्ले स्टोर से यूटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके बाद अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करें। नाम, मोबाइल नंबर, लिंक, जन्म तिथि जैसी जानकारी भरने के साथ अपना एक पासवर्ड बनाइए। सबमिट करने पर आप रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। इसमें राजस्थान में 2 दिन से चल रही वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन एक मुन्ना भाई पकड़ा गया और बता दें, वहीं आज दूसरे दिन अलग अलग स्कूलों से 3 मुन्ना भाई को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। भरतपुर जिले में पकड़े गए 4 मुन्ना भाई फर्जी अभ्यर्थी थे और दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहे थे। वहीं अब इन्विजिलेटर को फर्जी अभ्यर्थियों पर शक हुआ तो उन्होंने फर्जी अभ्यर्थियों के आई कार्ड की गहनता से जांच की। इसके बाद 3 फर्जी अभ्यर्थियों को मथुरा गेट थाना पुलिस और कलसेवर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, फिलहाल पुलिस सभी असली परीक्षार्थियों की तलाश कर रही है जिनकी जगह मुन्ना भाई परीक्षा दे रहे थे। भरतपुर के राजकीय महाराजा बदन सिंह के स्कूल में फतेहपुर कला के रहने वाले मुख्तार की जगह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले प्रदीप सिंह पेपर दे रहा था। जब इन्विजिलेटर को पेपर दे रहा था, अभ्यर्थी पर शक हुआ तो उन्होंने असली अभ्यर्थी और फर्जी अभ्यर्थी के फोटो और सिग्नेचर मिलाए तो फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। वहीं एक और फर्जी अभ्यर्थी भरतपुर के आरडी गर्ल्स कॉलेज में पकड़ा गया। भरतपुर जिले से नगला के रहने वाले निर्बंध सिंह की जगह फर्जी अभ्यर्थी प्रेम प्रकाश बाड़मोर जिले के धोरीमन्ना का रहने वाला बताया जा रहा था और वो पेपर दे रहा था। शक होने पर इन्विजिलेटर ने उसे पकड़ा और मथुरा गेट थाना पुलिस के मौके पर बुलाकर उसके हवाले कर दिया। इसके साथ ही एक फर्जी अभ्यर्थी भरतपुर के अंदर स्थित प्रीतम कौर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से पकड़ा गया है। यहाँ नबंदई से नगला धुबई गांव के रहने वाले उपेंद्र कुमार की जगह बाड़मेर जिले के गुंडलानी में रहने वाला युवक शंकर लाल पेपर दे रहा था। इन्विजिलेटर ने शक होने पर फर्जी अभ्यर्थी और असली अभ्यर्थी की फोटो और सिग्नेचर मिलवाए और जब असली अभ्यर्थी से नकली अभ्यर्थी के सिग्नेचर और फोटो नहीं मिले तो उन्होंने मथुरा के थाना पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाकर फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान के कोटा में खाद वितरण में बढ़ती जा रही लापरवाही और अनियमितताओं के चलते किसानों को खाद लेने में परेशानी हो रही है। इस परेशानी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बता दें, अब जिला कलेक्टर खुद किसानों के खाद वितरण और व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर गंज गिरना भी शुरू हो गया। बता दें कि अनैनवा उपखंड में चल रही यूरिया खाद की मारामारी और क्रय विक्रय सहकारी समिति के भवन पर किसानों की भीड़, महिलाओं के धक्का मुक्की आदि के बारे में जानकारी मिलने के बाद संयुक्त शासन सचिव मूलचंद ने एक आदेश जारी किया। आदेश के तहत खाद वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में बूंदी कृषि उप निदेशक रमेश चंद्र जैन को निलंबित कर दिया गया। निलंबन काल के दौरान कृषि आयुक्त काल जयपुर के मुख्यालय बनाया गया। इसके पूर्व कृषि विभाग के आयुक्त कानाराम ने खाद वितरण में लापरवाही बरतने पर देई के सहायक कृषि अधिकारी पप्पू लाल मीणा को निलंबित कर दिया। हालांकि निलंबन के कारण प्रशासनिक बताए गए हैं और बता दें, आयुक्त ने आदेश में लिखा कि देई के सहायक कृषि अधिकारी पप्पू लाल मीणा ने प्रशासनिक कारणों से तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता। इसके साथ ही कृषि विभाग के उप निदेशक ने नैनवा क्रय विक्रय सहकारी समिति का खाद विक्रय का लाइसेंस 1 दिसंबर तक के लिए निलंबित कर दिया। और बता दें कि देई कस्बे में रविवार को निजी लाइसेंस धारी पुष्प फर्टिलाइजर खाद के पास 2 ट्रकों में 1120 बोरी यूरिया जैसे ही आया
और किसानों को खाद मिलने की सूचना मिली और उसी समय क्षेत्र में 10 से अधिक गांव से किसान और महिलाओं की दुकान से बाहर भीड़ जमा हो गई, जिस पर दही थाना अधिकारी बुराम ने माए जाब्ता मौके पर पहुंचकर कमान संभाली, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की निगरानी में किसानों को यूरिया खाद बंटवाया गया और तपती धूप में किसानों को एक राशन कार्ड और आधार कार्ड का परिचय देकर एक व्यक्ति को महज 2 बोरी खाद दिया गया। वहीं कई किसानों को घंटों भर लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिला, जिससे उनकी बेरंग लौटना पड़ा। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।